नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंस टॉपिक होते हैं उसकी मैं डिस्कशन आपके साथ डिटेल में करता हूँ। याद रखिए, जो भी टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसको हम फिर से रिपीट नहीं करें। इससे क्या हो कि भाई जो स्टूडेंट है उनको एक ही चीज बार बार ना समझनी पड़े, और जो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट हो उसी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं जरूरत पड़ने पर फिगर या चार्ट भी दे के समझाता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस हो उसी की मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। आप भी द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और समझने के लिए हमारे डेली करंट अफेयर एनालिसिस देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट ieslifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैं आपसे डिस्कशन करने की। तो पेंडेमिक, जब भी कोरोना ने काफी उत्पात मचाया हुआ है उस कंडीशन में पेंडेमिक और एपिडेमिक, ठीक है, ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है, कौन सी कंडीशन को पेंडेमिक कहते हैं, किस कंडीशन को एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो देखना है वो देखना है कि भाई जैसे कि कोविड-19 है, ठीक है, स्पेनिश फ्लू है, उसके वजह से इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होती है। तो इकोनॉमिकल आप समझ सकते हैं, इसकी वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है, उससे जो अर्थतंत्र है उसको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सब धंधे बंद हो गए, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन। और जो छोटे छोटे बिजनेसेस है, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में काम कर रहे थे वो सभी ठप हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस होते हैं सर्विस में, यानी कोई सेवा के प्रदान में। यानी कोई भी जगह काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वहां पे चाय पानी, फिर कोई भी जैसे ऑटोमोबाइल या कोई भी पंचर की दुकान, उस प्रकार से जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस चलते रहते थे वो सभी को इम्पैक्ट हुई। पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप क्या देख सकते हैं कि भाई इसके वजह से गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो अलग अलग जो सिनेरियो है, आप अपने रीजनल एरिया से लेके नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हुए उस आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सारी जो थियोरेटिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ऐसा कोई करंट ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है जो आप देख सके, कंपेयर कर सके, ठीक है। बाकी जो पॉइंट है सभी हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो हमने डिस्कस ना किया हो। स्पेशली मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, कोई भी छोटी सी लोकल एरिया से लेके बड़े एरिया तक कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिस्कस की हुई है, ठीक है। यदि आपने मेरे पुराने करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देखे तो आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात आज जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो फिर से जो रिपीट में 2 दिनों से टॉपिक चल रहा है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर टॉपिक, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस क्यों करें? क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट डिसाइड करता है। तो अभी उसने रेपो रेट में कोई बेसिस पॉइंट घटाया नहीं है। रीजन क्या है कि भाई अभी उनका ऐसा है कि जो जीडीपी है वो डिक्लाइन मोड में जाएगी। तो वो हमने देखा कल के फ्रंट न्यूज में ही था। तो उन उन कारणों की वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा रेपो रेट में कोई चेंजेस किया गया नहीं। हालांकि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है यहाँ पे, वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है मेनली मॉनेटरी कमिटी की जो भी संरचना है वो किस प्रकार से, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनका क्या कार्य है, उनके टूल कौन से, वो जैसे 4% प्लस और माइनस 2% का जो थ्योरी है वो कैसे डिसाइड होता है, कैसे वो इन्फ्लेशन और मार्केट डिमांड को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये सारे जो कार्य है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको इकोनॉमी के अंदर प्रिपेयर करना है, जो कि कवर किया जाएगा जीएस पेपर 3 के अंदर। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सारे टॉपिक मैंने कल भी आपसे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी इसके जो पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए रखे हुए हैं। फिर जब ये पहली बार आया था तो नए बच्चों को भी पता चले, तो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ था ताकि ये सारे पॉइंट कवर हो जाए। फिर बात करते हैं वैक्सीन की। तो अभी वैक्सीन बन जाए कोविड-19 की स्पेशली, तो ये ग्लोबल इंटरेस्ट में है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो कोई कंट्री अभी है नहीं कि जिसको वैक्सीन नहीं चाहिए।
स्पेशली जो कोविड 19 के पॉजिटिव केस है उनके लिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है। हालांकि काफी सारी बातें यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया है, जो हमने डिटेल डिस्कस की है। जो एसेंशियल क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 है, तो वहां पे स्पेशली जो सेफ्टी डेटा एनालिसिस की जाती है। लेकिन जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन लाने की जो रेस लगी है, उस रेस में जितने भी सेफ्टी पैरामीटर है उस पे ज्यादा फोकस ना करते हुए, एनालिसिस पे ज्यादा फोकस ना करते हुए, टेस्ट ना करते हुए, जितना भी हो उतना फास्ट आप टेस्टिंग करो, रिजल्ट लेके आओ, उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आओ, और आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लॉन्च करो। भाई आप अपने जो कंट्री बेस जो है उसके भी इम्पोर्टेंस के अनुसार आप ना जाओ, फिर आप जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो ना करो। सीधे सीधे आप एक वैक्सीन लेके आओ जो कि लोगों को दे दी जा सके। तो इसके भी एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं। ठीक है, स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है जो रशिया ने बना ली है, ठीक है, उसमें भी देखा था कि 100 लोगों को दिया गया था, 100 पे ही टेस्ट किया गया और उसी पे उन्होंने पब्लिश भी कर लिया था। सेम चाइना में भी देखा है कि उन लोगों ने वैक्सीन है जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वहां पे पर्टिकुलर जो भी उनकी आर्मी उनके अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थियोरेटिकल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन ज्यादा दी गई है। मैं बात करूंगा आपको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, जिसको नोबेल प्राइज मिला है। इसलिए उनके कार्य के लिए, कौन सा कार्य, वो है कि जो हंगर है, ठीक है, उनके लिए, जो यमन, कोंगो, नाइजीरिया, साउथ सुडान, ऐसे जो कंट्रीज है जहाँ के जो लोग हैं जिनको लाइफ जीने के लिए भी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हासिल करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सारी जो फैसिलिटी है, तो इसके द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा उनको मुहैया करवाया गया। तो इस कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से। काफी अच्छी बात है। यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो WFP है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका उद्देश्य क्या है, वो कौन कौन से कार्य करता है, ग्लोबली कैसे कार्य करता है, कौन कौन सी कंट्री को सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। बात करेंगे स्पेशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, उसमें तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल्स है, तो वो सारे सेक्टर को उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर ले लेता है। तो उसमें भी जो स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 है, अचीव जीरो हंगर बाय 2030, ठीक है, उसके मध्य एक कार्य किया जाता है और उसको फोकस किया जाता है। तो ये सभी के लिए, ऐसा नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिर्फ पर्टिकुलर रीजन के, यूरोपियन यूनियन के लिए, अमेरिका के लिए, ऐसा नहीं, ये ग्लोबली है कि भाई आप जितना कम हो सके उतना कीजिए। और फूड की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैंने आपसे डिस्कस की है, हंगर क्या है, हिडन हंगर क्या है, ठीक है, वो सारी जो बातें वो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस करके रखे हुए हैं। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस में इसके ऊपर आंसर क्वेश्चन पूछे जाए ऐसा कम लगेगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आप सोच सकते हो, तो उसी प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी होगी। फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो फिर से एक जो फेक फ्रॉड होते हैं, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं क्या है इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे एक पहले जो एग्जाम्पल के लिए दिया गया उसी को आगे बढ़ाता है कि भाई यहाँ पे एक जो ग्राम विकास रोजगार योजना है, ठीक है, ऐसे फेक एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाई गई। स्कीम तो लाई गई, उस स्कीम में फॉर्म भी भरवाए गए, उनके जो पैसे वैसे जो स्कीम में थे वो भी लिए गए, और लोग रोजगार के लिए खड़े थे, कुछ मिला नहीं, पता चला कि भाई दुकान बंद करके ये भाई साहब तो चले गए। ठीक है, तो इससे नुकसान किसको होता है, इससे नुकसान पब्लिक को होता है, क्योंकि ये कोई देखने वाला नहीं होता। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई जैसे गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये सभी प्लेटफॉर्म किस प्रकार से है, तो ये सभी जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे मैंने काफी बार कहा है आपको, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए, वो किसी भी बारे में हो, यदि आपको रत्ती भर भी वहां पे शंका है, ठीक है, कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, या तो ये लॉजिकली एथिकली सही नहीं लग रहा है, तो आप उस चीज को पहले आप जानो। अब जानने के भी तरीके होते हैं कि भाई आप वो गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, तो गवर्नमेंट डिपार्ट जो भी कोई डिपार्टमेंट है वहां से इंक्वायरी करो, या तो कोई रेप्यूटेड कंपनी का नाम लेके बताया जा रहा है, तो आप उसका कांटेक्ट करो, ठीक है, कंफर्म करो क्या चीज है, कैसी है। जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़े, उस इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ो, ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ो, आपको अपने से आइडिया नहीं लगा लेना है कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है। जैसे कि भाई मान के चलो, मैं आपको बोलूं आपको 1000 रुपये मिलेंगे,
तो आपको ये नहीं सोच लेना ये दिन के है, हो सकता है महीने के भी हो, ठीक है। उस प्रकार से यदि कोई भी शंका हो तो उस पे आप क्वेश्चन राइज करो और उस पे आप ध्यान से सोचो, ठीक है। अभी इनका ऐसे फेक जो स्कीम होती है उनका टारगेट कौन होता है? इनका टारगेट ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। उसको बस कागज पे पढ़ा दो वो समझ जाएंगे, और जितना भी जैसे होता है जैसे इन सभी जो स्कीमें होती है, ठीक है, जैसे पैसा डबल करने वाली या रोजगार देने वाले, इन सभी स्कीमों को स्पॉन्जी स्कीम कहा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक स्कैम ही होता है कि भाई आप इतना करो आपको इतना मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पैसे डबल करने वाली बात हो, रोजगार देने वाली बात हो, ये ऐसा केस नहीं है, ये बहुत सारे केस है। एक केस तो इसलिए चर्चा में होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं केस के संदर्भ में आया होता है, ठीक है। बाकी सब में क्या रहता है कि भाई लोग आते हैं ऐसे ठग के चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो आपको अपनी आंख नाक कान सब कुछ खुला रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है। जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रॉब्लम को समझो कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें सच्चाई की गुंजाइश बहुत कम है। अगर आपको सच्चाई लग भी रही हो फिर भी उससे 3 बार कंफर्म करो। डॉक्यूमेंटेशन पे खास फोकस करो। डॉक्यूमेंटेशन देखो, ऑथोरिटी कौन है, गवर्नमेंट है तो उनसे इंक्वायरी कर लो एक बार, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उससे एक बार देख लो, ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम है उससे बच सको। ये तो मैं आपको तो बता रहा हूँ, लेकिन ये जो स्कीम है, ठीक है, वो स्कीम ऐसे लोगों को दी जाती है ना तो जिसको पता है कि भाई राज्यसभा टीवी क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है, फिर अपना जो भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है, या मैं आपसे इन जनरल बात करूँ तो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, खुद की साइन नहीं कर सकते, ऐसे जो सामान्य लोग होते हैं, ठीक है, उनको टारगेट किया जाता है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, आपको इतने पैसे जमा करवाने हैं, ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा। उस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको मिसलीड किया जाता है, ठीक है। तो इससे बचना है, अपना फोकस जो जरूरी है वहां पे करना है। थियोरिटिकल दूसरे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं और बाकी आप इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आज का पिक्चर आया हाथरस केस के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे अभी पीड़िता को लेके तो कोई सवाल नहीं हो रहा है और जो केस है उसको भी पूरी तरीके से अभी क्लोज करने के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बात करेंगे अर्मेनिया और अजरबैजान की। तो ऑलरेडी इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो अर्मेनिया है और अजरबैजान है तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके जो नागोर्नो कोराबाख है उस एरिया को लेके दोनों जो कंट्रीज है वो आपस में लड़ती रहती है। मैंने आपको मैप बेस्ड भी इंफॉर्मेशन बताई थी, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको अर्मेनिया अजरबैजान और नागोर्नो कोराबाख जो एरिया है वो भी बताया था, प्रॉब्लम क्या था वो डिस्कशन किया था। अभी देखने को ये जा रहा है कि अर्मेनिया और अजरबैजान क्या कहते हैं। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर जो भी है उसके जो हमने डिसाइड किए हुए थे प्रिंसिपल उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। हमने फॉलो किया है। अर्मेनिया भी बोल रहा है, अजरबैजान भी बोल रहा है, यानी किसी ने तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है वो समझना प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई अपडेट के बारे में। मैंने आपसे कल या परसों शायद डिस्कशन किया था कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करने, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका सॉल्यूशन करने के लिए टॉक अरेंज की जा रही है कि भाई जिससे ये प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो उसी में अपडेट आ रहे हैं, हालांकि एक दो दिन और आए क्योंकि क्या अपडेट निकल के आता है क्या होता है वो देखने को रहेगा। फिर डिस्कशन करते हैं आज का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है एएमआर के ऊपर। वो क्या है वो देखते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसके बारे में। तो पूरी इंफॉर्मेशन समझते हैं अच्छे से। तो सैनिटाइजर और सोप का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हैंड वॉश करने के लिए, हैंड क्लीन करने के लिए, तो इससे जो हमारी एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि भाई इससे इससे माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। और दूसरी यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की गई है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या है डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं भी है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी है, तब भी आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है जितना कि साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। तो सबसे पहले समझिए इसमें कहा क्या जाता है। पहले समझिए एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक यानी मान लो आपको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको जो दवाई लिखते हैं उसमें से उसको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, बैक्टीरिया, वायरस है, उसको किल करने के लिए आपको जो मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं, जिसका रोल काफी महत्वपूर्ण रहता है, जो आपको ट्रीट करता है। और जो इन्फेक्शन है या जो भी कोई
डिजीज है वो फिर से ना हो जाए, उसके लिए वो दिया जाता है। अब समझिए रेजिस्टेंस क्या है। भाई मान लो कि आपको एक ही प्रकार की कोई बीमारी ले लेते हैं कि भाई आपको फीवर बुखार रेगुलर होता रहता है, तो आपको बुखार के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। मान के चलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सेफिक्सेम 200 आपको दी जाती है, ठीक है। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, मैं एग्जांपल के लिए करंट का जो एग्जांपल है, मार्केट में सबसे ज्यादा वो सेफिक्सेम एमोक्सिसिलिन ही यूज होती है। तो उसी संदर्भ में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मान लो कि आप एडल्ट थे और आपके ट्रीटमेंट के लिए सेफिक्सेम 200 है, वो मेडिसिन आपको दी जाती है बार बार। तो पहले क्या होता था कि भाई पहले आपको जब कभी भी एंटीबायोटिक दी जाती थी तो आपका फीवर ठीक हो जाता था, आपके रिकवरी आ जाती थी, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। तो एक समय क्या आता है कि अपनी बॉडी है उस ड्रग पे एक्शन करना बंद कर देगी, यानी उस कंडीशन में मान लो कि आपको सेफिक्सेम 200 देंगे तो आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी एक ही सेम डोज आपने एक ही पर्टिकुलर डोज में कंटिन्यूस लिया है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि भाई एंटीबायोटिक का जो है उसका रेशनल यूज होना चाहिए, इनरेशनल यूज नहीं होना चाहिए। ये सारी टर्म क्या है वो मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस कंप्लीट किए होते हैं उनको पता रहता है। बाकी आपको इतना जानना नहीं है, आपको जो मेन जानना है वो ये जानिए कि भाई आपको एक ही सेम डोज है जो 200 mg सेफिक्सेम है वो कंटिन्यू दे रहे थे और आप ठीक हो रहे थे। एक समय ऐसा आता है कि आपकी बॉडी इतने डोज से क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी इतने डोज पे आपको कोई इफेक्ट देगी नहीं। हालांकि ऐसा कम देखने को मिलता है, ये इन जनरल होता है, ठीक है। ये जनरल नहीं होता है कि भाई 100 लोग जाते हैं तो 90 लोगों को हो जाता है, इस प्रकार से नहीं होता है। हार्डली 8 to 10% को ये होगा उस प्रकार से। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। सेम यहाँ पे बताया जा रहा है सेम कॉन्सेप्ट में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी स्पेशली जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मेडिसिन में कॉमन है, सेम प्रकार से यहाँ पे सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके मल्टीपल टाइम यूज से, ठीक है, एक्सेस यूज से, क्योंकि अभी सब जगह बोला जा रहा है कि भाई आपको रेगुलरली हैंड वॉश करना है, आपको अपने हाथ क्लियरली साफ करने हैं। इससे क्या होगा कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ सकता है, सेम आपने देखा होगा जो भी कोई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हैंड सैनिटाइजर हो, सोप हो या दूसरा कोई भी हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है एक समय में उसमें भी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, यानी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इतने डोज पे या इतने कार्य पे इफेक्टिव उसको कोई असर ही नहीं करेगा, ठीक है। यानी मान लो कि भाई पहले आप जो भी हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उससे जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किल हो जाती थी। फिर वो अपनी जो आने वाली पीढ़ी होती है उसमें भी क्या होते हैं, वो म्यूटेट हो जाते हैं, यानी फिर वो इतने डोज से उसको कोई इफेक्ट आती नहीं है। यानी उसको किल करने के लिए आपको और एडवांस टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है और उसको पावरफुल बनाना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे बॉडी में भी रेजिस्टेंस हो जाता है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है उनका पर्सनल, कि भाई आप सुने होंगे ना कि भाई ऐसी काफी पेस्टिसाइड है जो कि खेतों में लगाई जाती है, ठीक है, जो पहले काम करती थी, पहले के समय में काम करती थी, जिससे जो भी कोई पेस्ट है वो मर जाती थी। लेकिन वही पेस्टिसाइड अभी डालो तो पेस्ट कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता जितना पहले होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही पेस्टिसाइड कंटिन्यू इस्तेमाल होने से उसकी जो प्रजाति है वो रेजिस्टेंस हो गई, यानी उसको उस पेस्टिसाइड से अभी कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो उसके लिए और एडवांस लानी पड़ती है, ठीक है। एक पूरा सीक्वेंस है जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उस प्रकार से, ठीक है, ताकि आप एक ही मल्टी, इसलिए बोला जाता है आप एक ही मेडिसिन कंटिन्यूअस ना ले सेम डोज में, तो फिर क्या होगा, बॉडी उस ड्रग को कंसीडर करना बंद कर देगा और उससे जो इफेक्ट आनी चाहिए वो बंद हो जाएगी। तो ये सारी बात है। दूसरे आज इंटरनेशनल टॉपिक की मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूं तो जो मेनली चाइना ईरान न्यूक्लियर डील है, ठीक है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ सारे पॉइंट वो, और बाकी अपने जो डोनाल्ड ट्रम्प जी है वो कोविड-19 और इलेक्शन और स्पेशली अजरबैजान और अर्मानिया वाला जो इश्यू है वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और ट्रम्प साहब का जो वायरस का रिजेक्ट है उसके बारे में एक स्पेशली जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर अमेरिका की जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आप डिटेल में डिस्कस कीजिए, आप भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। देखिए एक चीज क्या होती है, यदि स्टूडेंट को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उस चीज पे टाइम देने से मैं भी बचता हूँ, ठीक है। यदि आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप कमेंट कीजिए, तो पता चले कि इस पे रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर सेपरेटली लेक्चर लेके आया जाए ताकि उस टॉपिक को आपको पता चल जाए। वरना वो जो पॉलिटी का जो मेरा सेशन होता है उसमें मैं कवर करता हूँ रेगुलर जो मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं वहां पे, ठीक है।
और बाकी सारे आज के जो देखे तो काफी सारे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिपीटेड ही थी जो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। फिर भी कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो और आप पढ़े और आपको ना पता चले तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो इम्पोर्टेंस थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस मैंने आपसे कर ली है। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।